आपने देखा कोई एक्यूरेशन कोई वो नहीं है, सही है। उसके बाद फिर हमने क्या देखना है, पेटेंसी। ठीक है, हमने क्या किया कि ये उठाया और कहा कि ना मुंह बंद रखिए, सांस बाहर निकालो, ये फॉगिंग हो रही, ये किया, ये पेटेंसी ऑफ नोज। फंक्शनैलिटी हमें देखना है, ठीक है, पेटेंसी। और बाद वक्त क्या होता है कि बॉल वेल्व अपीयरेंस होता है, तो हम मोस्टली अपना विस्प ऑफ कॉटन से भी कर सकते हैं। विस्प ऑफ कॉटन से हमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों पता चल जाती है। जैसे हमने विस्प ये करा और कहते हैं सांस ले, सांस और ये तो अब दोनों मूवमेंट पता चल रही है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सही है। बाद वक्त क्या होता है कि इंस्पायर तो कर लेता है, जैसे कि एंट्रोकोनल ये ना अंदर भी ले रही बाहर भी ले रही, कॉटन से मुंह से बाहर, माउथ ब्रीदिंग है वो भी हमें पता चल जाएगा। दिस इज अ टंग डिफरेंस को यूज करके हम देखेंगे हमने। हाँ, ये तो स्टील, कोल्ड स्टील एरिया से हमें फॉगिंग आ जाती है कि मॉइस्ट होती है नोज, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन भी करती है, वार्मिंग कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर करती है, ठीक है। तो हमें ये कोल्ड स्टील से पता चल जाएगा फॉलिंग, ये हमने पेटेंसी देखी, ठीक है। फिर एंटीरियर राइनोस्कोपी, दैट इज हमने यूँ सर किया, ये टिप को रेज कर रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी। इसमें हमें ना नोस्ट्रिल से लगा रहे हैं, इक्वली है, सेप्टा हमें सेंटर लग रहा है, और आउटर जो वेस्टिब्यूल इज लाइन बाय स्क्वाइमस एपिथेलियम, हेयर्स भी नजर आ रहे हैं, सब कुछ। तो हमें ये हमने देख लिया कि एंटीरियर में सेप्टा डेविएटेड नहीं है, नोस्ट्रिल सही है, कोई ऐसा लीजन नहीं है, क्रैक्स नहीं पड़ा हुआ है, ड्राई स्कैबिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है हमें। उसके बाद फिर हम ये थर्डिकम नेजल स्पेक्युलम, मैम इनकी हिस्ट्री क्या ली है? हमने हिस्ट्री नहीं ली, हम तो आपको एग्जामिनेशन बता रहे हैं अभी। तो हमें तो हमारा ये ख्याल है कि आप नोज की हिस्ट्री थर्ड ईयर में लेकर आए हैं। अगर आप नहीं लिए हैं तो फिर यही हम कह रहे हैं कि पेशेंट को पकड़ के हिस्ट्री लो, वो पेशेंट को बिठा दो, वो अभी तो वाइट थंब के हैं कि टिप को रेस करके ये हाथ मेरा यहाँ गया और यहाँ कर गया, मैंने यूँ करके, ये एंटीरियर राइनोस्कोपी, ठीक है। राइनो मीन्स नोज, तो एंटीरियरली हम नोज को देख रहे हैं, कोई मास नहीं आ रहा, नेजल कैविटी हमें क्लियर लग रही, सेप्टा डेविएशन नहीं है, कोई लीजन नहीं है, कोई स्कार नहीं है, कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद ये होता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ नेजल कैविटी, क्या होती है, लाइन बाय स्क्वाइमस एपिथेलियम है, और प्रॉपर नेजल कैविटी इज लाइन बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, कॉलिनियर सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और फिर एक और एपिथेलियम होती है, दैट इज ऑल्फैक्टरी होती है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी सुपीरियरली होती है, वो होती है ये। अब हमें ये इसकी लाइनिंग का जब हमने दिस इज कॉल्ड थर्डिकम नेजल स्पेक्युलम, दिस स्पेक्युलम शुड ऑलवेज होल्ड इन लेफ्ट हैंड, ठीक है। इसमें क्या है, राइट हैंड पे अगर हम डालें, इसके प्रॉन्ग्स ऊपर की तरफ है। अब ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हमने यहाँ किया, थंब का मिडिल फिंगर यहाँ गया, और ये रिंग फिंगर, इसको यूं करके यूं कर लिया, ठीक है, इस तरीके से पकड़ा। थर्डिकम नेजल स्पेक्युलम, ऐसा तुम लोग लिख रहे हो, किताबों में सब कुछ दिखा रहा है, देख लो समझ लो, लिखने के बाद तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इसलिए नहीं लिखो, फिर जाते ही पढ़ोगे तो सब याद आ जाएगा। अगर जाके इफ्तारी करके सो जाओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, मतलब बेकार है क्लास, ठीक है। ये आपने इंडेक्स फिंगर डाला, थंब पकड़ा, ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, ये इस तरह, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये किया हमने, ये किया बंद करके अंदर ले गए, एंड देन इसलिए थर्ड नेजल स्पेक्ट। अब हमें नेजल कैविटी प्रॉपर नजर आ रही है, मिडिल कैविटी, वो क्या है, इंफीरियर कैविटी, सारी नेजल कैविटी नजर आ रही है, ठीक है। म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन कह रहे हैं कि ना, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी है। हमने वो अगर ये, इसके कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर ऑफ द म्यूकस लाइनिंग। अगर ये रेड हॉट है तो उसका मतलब है इन्फ्लेम्ड है, अगर ये पिंक है तो नॉर्मल है, और अगर पेल है तो क्या है, एलर्जिक है, एलर्जिक है। नहीं स्कीमिया वगैरह नहीं होता। एलर्जिक का क्या मतलब होता है, अब तो तुम लोग फोर्थ ईयर में पढ़ के आए होंगे ना। एलर्जिक
नहीं नहीं, एडिमा हो जाता है ना बाबा। जैसा इन्फ्लेमेशन में एडिमा होता है, रेड वेजोडाइलेटेशन होता है ना, इन्फ्लेमेशन है ना, रेड हॉट होता है वो, इसके पूरे साइन है ना। ठीक है, एलर्जी में क्या है, तकरीबन वही साइन है, लेकिन वो उसमें कोई इन्फ्लेमेशन का ऐड नहीं है। लेकिन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है, एलर्जिक टाइप 1 है ना, तो वो क्या करता है कि मास्ट सेल को डिग्रेनुलेट करता है, तो हेपरिन निकलता है ना, तो एक ओवरऑल एडिमा हो जाता है, तो कलर ऑफ द म्यूकस लाइनिंग बिकम पेल। ठीक है, और उसमें लॉस ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, नाक के अंदर क्या लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही, और क्या हो रहा है कि म्यूकस बेड होता है इसके ऊपर, और कन्वेनियर बेल्ट की तरह काम करता है। ये सारे सीलिया beat the mucous bed towards the nasopharynx. They are act as a filtering effect भी है कि जो भी म्यूकस में कोई एंटीजन बनता है तो that is shifted to the nasopharynx और स्टमक के एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कोई इन्फ्लेमेशनरी इंसल्ट होगा तो हम नेजल कैविटी खोलेंगे तो क्या होगा, कूलिंग ऑफ सीक्रेशन। तो इसका मतलब है देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन बिहाइंड, जहाँ पानी खड़ा है इसका मतलब है पीछे रुकावट है। तीन स्टार है, रेड, पिंक एंड पेल किस वजह से हो रहा है, एलर्जी। और पिंक पिंकिश तो नॉर्मल है, उसके पीछे एडिमा है, कोई पॉलिप है, कोई ग्रोथ है, तो हमें वो चीज अगर तुमने ये किया और हमें सीक्रेशन नजर आ रही तो दिस इज नेजल प्रोब। ऐसा नहीं पकड़ते यूं हाथ ये लोग ऐसे यूं करके पेशेंट यूं है ना अनकंफर्टेबल हो जाएगा, यूं करके डालेंगे तो ऊपर बैठा हुआ है, डेटा नहीं है तो हमारे पास हाँ तुम खोलोगे तो छूट जाएगा। ये हम फोर्स लगा रहे हैं, इट्स टू मतलब मेरा हमें तो बहुत सिंपल नजर आता है, इसका मुख्तलिफ साइड। यही तो कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, थर्ड ईयर में किया ही नहीं तुम लोगों ने प्रैक्टिस। ये जैसा मुख्तलिफ साइज के भी होते हैं, हम बड़ा भी ले लेते हैं, इसको भी, ये भी 30 का नेजर स्पेकुलम है। सही है, तो अब क्या है कि ये है प्रोब, नेजर प्रोब। इसमें क्या है, एक ये है राउंड एरिया है, राउंड है, और एक सेरेटेड एंड है, नेजल प्रोब है, नेजल प्रोब, जॉन हॉपकिन नेजल प्रोब। पढ़ो नेजल प्रोब तो आना चाहिए, हॉपसन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब जैसे सीक्रेशन है, ठीक है, हमें देखना है, हमें तो हम क्या करते हैं कि ये जो सेरेटेड एंड्स है ना, इसको ना एक वेस्ट बनाते हैं कॉटन उसकी, उसको यूं करके हमने रोल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसका एंड नीचे है और ये फ्लफी एरिया है। ठीक है, जब हम नेजल स्पेकुलम हम यूं करके डालते हैं तो हम यूं करके पूरी सीक्रेशन इसमें ले लेते हैं, तो पेशेंट को हर्ट नहीं करता। अगर जैसे कमर्शियली अवेलेबल क्यू टिप्स मिलती हैं तो उसमें कितनी हार्ड कॉटन होती है, अगर हम उसको करेंगे तो ये स्किन की तरह यहाँ पर इरोजन कर देगा, यहाँ पर भी मले तो ऐसा इरोजन्स हो जाता है। तो इसलिए हम इससे सीक्रेशन साफ करते हैं, या बहुत ज़्यादा सीक्रेशन है तो सक्शन भी साफ नेजल से। ठीक है, हमने इससे यहाँ से साफ किया। अब हमें लगा कि ना कोई मास नज़र आ रहा है, जैसे पॉलिप है या कोई मास है, तो अब हम उसका क्या चीज़ एग्जामिन करेंगे, उसको मास को एग्जामिन करें। हो सकता है इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो या कोई पॉलिप हो, तो उसमें क्या करते हैं कि हम टच करते हैं हम इसको, उस मास को, तो वो इनसेंसिटिव होता है पॉलिप, इसलिए कि उसको कुछ फील नहीं होगा, हमने यूँ करके टच कर दिया। ठीक है, हमारे इसका ठीक है, और फिर उसके बाद सीक्रेशन जब मॉप करते हैं तो हम सूंघते भी हैं कि कहीं बदबू तो नहीं आ रही है। ज़्यादातर एनेरोब्स बैक्टीरिया स्मेल देते हैं, या ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो रहा है तो बैड स्मेल आता है। बहुत सारे डिस्टार्टिंग ईयर वाले भी आते हैं तो बोलते हैं कि इसके कान से बदबू आ रही है, नाक से बदबू आ रही है, जैसा कि ट्रॉफिक राइनाइटिस वगैरह स्मेल होती है, लेकिन उनके वो क्या है ऑल्फैक्टरी नर्व्स इतने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता उनके नाक से बदबू आ रही है। ठीक है, तो आप इससे ना आपने टच किया तो पॉलिप
जो होगा वो इनसेंसिटिव होगा, मास जो होगा इंसेंसिटिव, इंफीरियर टर्बिनेट क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और फिर जब हम उसको डज नॉट ब्लीड टू टच देख लेंगे, टेंडर टू टच, टेंडर तो नहीं है कि एकदम उसको दर्द उठा, ठीक है, तो हमने टच करके वो सारी चीज़ें देख ली, सही है, इनसेंसिटिविटी दी, टेंडर टू टच है, ब्लीड टू टच है, वो हो गया। उसके सरफेस स्मूथ है या इरेगुलर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि हम टच करते हैं, कहते हैं टिप ऑफ द नोज इज फर्म, हेड हार्ड और लोब्यूल सॉफ्ट। तो उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, फर्म इन कंसिस्टेंसी है तो इंफीरियर टर्बिनेट फर्म कंसिस्टेंसी, और पॉलिप जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और मास जो होगा फर्म हार्ड भी हो सकता है, बोनी अगर राइनोलिथ है तो वो ग्रेटी सेंसेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रोब टेस्ट किया, फिर हम अब कोई स्वेलिंग नजर आ रही तो वी विल गो अराउंड दैट स्वेलिंग। इसका मतलब है कि प्रोब टेस्ट पॉजिटिव है कि दैट स्वेलिंग कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, नॉट कमिंग फ्रॉम द आइदर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। अगर नेजल सेप्टा से कोई चीज निकल रही है तो इसका मतलब है प्रोब टेस्ट नेगेटिव होगा, यूं करके यूं नहीं घूम सकेंगे। अगर इंफीरियर टर्बिनेट है तो लेटरल वॉल की तरफ नहीं जा सकेंगे, तो उसमें प्रोब टेस्ट नेगेटिव होगा। पॉलिप्स में प्रोब टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर कोई फ्लोर से कोई ग्रोथ आ रही है तो हमें, जैसा बॉइल है इसलिए कि वेस्टिब्यूल इज लाइन बाय स्क्वामस एपिथेलियम विद हेयर सेल्स, तो इसमें फॉलिकुलाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा, नोज पिकिंग की आदत होती है लोगों को, बाल नोचने की आदत होती है तो बॉइल हो जाते हैं नोज। दिस एरिया इज डेंजरस एरिया ऑफ द फेस कहते हैं। क्यों, यहाँ पर कोई इंसल्ट हुई है, कोई बॉइल क्यों है, इट इज कम्युनिकेटेड विद द एमिसरी वेन्स, दीज आर द वेल्वलेस वेन्स होती है। तो आइदर साइड, तो यहाँ से दबा के जो लोगों को पिंपल्स होते हैं, दबाने की, पिंच करने की आदत होती है, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर यहाँ पर बॉइल होता है कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, तो उसको एडमिट करके उसको ट्रीट करते हैं, इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं पूरे एसिडिक मेजर के टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन। पॉजिटिव जब करेंगे पूरा वो गोल और ठीक है। अब कोई फॉरेन बॉडी है इसके अंदर, तो ये जो एक वो है सर्कल बना हुआ है इसके, तो अब क्या है कि कोई, हमने कहा नेजल कैविटी यहाँ से खुली हुई है और पोस्टीरियर कोइना से खुली है। अब कोई फॉरेन बॉडी अगर हम पकड़ने जाएं तो और हमें पता है कि म्यूकस बेड है इसके, तो क्या होगा, वो स्लिप होकर पीछे चली जाएगी, वी विल नॉट एबल टू कैच दैट। कोई फोर्सेप नहीं है फॉरेन बॉडी निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई फॉरेन बॉडी नज़र आ रही है कोई, तो हम इस प्रोब के साथ हम पीछे जाते हैं बिहाइंड दैट फॉरेन बॉडी एंड टेक इट अप, ऐसा करके निकाल सकते हैं। इसलिए कि हमने यूं करके पकड़ना है, फोर्सेप से जा रहे हैं तो वो आधा पकड़ा जा रहा है, अगर पकड़ में आ गया तो चलो निकल गया, देखते हैं कि कोई खीना उठ जाए, ये है तो वो पकड़ने में आता है तो हम क्रोकोडाइल फोर्सेप से पकड़ के खींच के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम ये प्रोब से ही करते हैं, जैसा ये है ना टीलीज नेजल पैकिंग फोर्सेप है, टीलीज नेजल पैकिंग फोर्सेप, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। नेजल कैविटी जो है डाउनवर्ड है इसका फ्लोर, तो हम नोज जब पैक करते हैं एंटीरियर पैकिंग तो इससे करते हैं। हाँ? पीछे जो जाएगा भाई डिपेंड करता है ना, रिसेप्शन से निकलते हैं स्टोन फॉर्मेशन इज द नोज, अगर कहा जाए तो व्हाई इट इज फॉर्म, बिकॉज देयर इज अ न्यूक्लियस। कोई भी फॉरेन बॉडी उसका सेंटर हो या कोई एंडोजीनस हमारा ब्लड क्लॉट है या ड्राई एब्सेस है, तो उसके पास असल में बॉडी ट्राई टू कॉर्ड आउट, यानी कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए दे वांट टू एक्सपेल आउट, तो उस फॉरेन बॉडी को वो क्या कॉर्ड आउट करने के लिए वो क्या होता है कि सॉल्ट डिपॉजिशन
बॉडी उसके Related end से निकालेंगे, body body या smooth end से? नोडस भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, इंडोजेनस भी हो सकता है, बैक्टीरियल या कोई Round. उसके अतराफ तो स्टेक हॉर्न अपीयरेंस ये रेगुलर नोज और होती है तो डेफिनेट, देख सकते हो तो फिर उसी it is- लिहाज से हाँ, डेवलप। related अब body. उसमें क्या होता है, प्रोब टेस्ट करके देते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेटिंग सेंसेशन आती है, हार्ड सेंसेशन, तो हम कहते हैं कि राइनोलेटर उसको कंट्रोल। तो फिर वो उसको निकालना है तो पीस मीली निकालते हैं, जाहिर है उसको फाड़ फूड़ के तो नाक निकालेंगे, जिससे तो बहुत सच अगर डिपेंड करता है साइज पीस मिली मतलब तोड़ के निकालेंगे। हमारे पास है ना चीज़ें, मतलब वो क्या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्रॉन्जेस वगैरह होते हैं, वो होते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि उसको इजीली उसमें से वो उसको लूज कर लें और उसको करके, यानी कि हम बराबर की म्यूकस लाइनिंग वगैरह उसको डैमेज ना करें ना। अगर हम बिल्कुल डैमेज कर देंगे फिर हम नेजल पैकिंग कर देंगे, ब्लीडिंग बहुत होता है, हाईली वेस्कुलर है नेजल कैविटी, ठीक है, तो हम ब्लीडिंग वो कहने फिर बाद में पैक करते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर राइनोलिड जो रिमूव करते हैं यूनिलैटरल डिस्चार्जिंग एयर, बदबू आ रही बोल के, खून आ रहा बोल के आते हैं यूनिलैटरल। तो जब हम देखते हैं प्रोब टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं राइनोलिड एडमिट करके निकाल दो इसको, बस इसका निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोब टेस्ट किया, थर्डिकम लेजर स्पेन एंटीरियर राइनोस्कोपी में कर लिया, ठीक प्रोब है। टेस्ट कब नेगेटिव और पॉजिटिव पे रिपीट कर दें? उसमें क्या है, अगर स्वेलिंग के ऑल अराउंड घूम गया तो दैट इज पॉजिटिव, यानी कि दैट स्वेलिंग कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, पॉलिप वगैरह है, इथमॉइड से आ रही है या वो आ रही है, ठीक है। और अगर इट इज़ नॉट गो ऑल अराउंड तो प्रोब टेस्ट नेगेटिव हो गई कि कोई आइदर वॉल ऑफ द नेजल कैविटी से निकल रही है, कोई बॉइल है, कोई इंफीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी है, या ब्लीडिंग पॉलिपस है जो सेप्टा से निकल रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो वो हम अपने एग्जामिनेशन पे कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री ले ली उसकी, जो भी पर्टिनेंट हिस्ट्री हमारे पास आ गई, तो फिर हमें पता चला कि नहीं इसको खून आ रहा है, ये आ रहा है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यही हो सकते हैं ना, नाक बंद है, ठीक है, बाइलेटरल लैटरलिटी है तो हम बोलेंगे बाइलेटरल, दोनों नाक बंद है, एक नाक बंद है, ठीक है। और फिर क्या है, नाक से पानी आ रहा है, खून आ रहा है, ये हो सकता है, नाक में दर्द है, ये हो सकता है ना, सिम्टम्स है ना, ये दर्द है, या कोई मांस नीचे बाहर निकल के आ रहा है, मांस कमिंग आउट ऑफ द नोज, या एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, नाक मेरी टेढ़ी मेढ़ी है। अब ऐश्वर्या राय ने राइनोप्लास्टी क्यों कराया, खूबसूरती के लिए करवाया, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, सिमेट्रिकल है मुंह हमारा, उसमें कोई चीज़ भी चेंजेस होंगी तो हम उसको एक सिम्टम ही लेकर आएगा ना पेशेंट, या कोई मास आ गया, डॉर्सम पे मास हो गया, या डिस्चार्जिंग साइनस है, यही हो सकता है। स्मेल नहीं आ रही, नाक बंद है, खुशबू बदबू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस सिम्टम्स को हम रेक्टिफाई करने फिर एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे। सर में दर्द होता है, अब हम पूछते हैं ना दर्द है तो कैसा है, बेंडिंग फॉरवर्ड करने में दर्द होता है या ऊपर होता है, वो साइनोसाइटिस, बेंडिंग फॉरवर्ड में क्यों होता है साइनोसाइटिस में, फ्लूइड दुनिया के ड्रेनेज मतलब जैसे फंसा होता है तो ऐसे नहीं दर्द होता, सर झुकाना मुश्किल हो जाता है, सिजदा करना अजाब हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है क्यों, जहाँ आता है ना क्यों, और लेटते हैं तो हमारी नाक बंद हो जाती है जब हमें कॉमन कोल्ड होता है, और उठ के बैठते हैं तो खुल जाती है, क्यों, करवट लेते हैं तो ऊपर की नाक खुल जाती है, नीचे वाली बंद हो जाती है, क्यों, ये एक नॉस्ट्रिल ऊपर की खुल जाती है जब एक करवट पे सोते हैं, दूसरे करवट पे सोते हैं दूसरी नाक खुल जाती है। सोचो ना, देखो सवाल ये पैदा होता है, मैंने यही तो बताया ना कि नेजल के फिजियोलॉजी जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो कुछ सिम्टम्स भी अजीब बेतुके से नज़र आने लगेंगे, पागल हो गया सर, तो वो झुक रहा है तो उसके दर्द हो रहा है, लेट रहा है तो नाक बंद हो रही है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज इंटरमिटेंट ब्लॉकेज, पोजिशनल चेंज होने की वक्त है। क्यों, क्या होता है कि जो हेड एंड नेक है हमारा
उसमें वेनस नीचे का पैर में तो वेल्व लगे हुए हैं वेनस ड्रेनेज के लिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहा, ऊपर वाला अलोंग द ग्रेविटी होता। जब हम ना लाइन बाय साइनोसाइटिस, अगर उसका ऑस्टिया है, अगर थोड़ा सा एडिमेटर से इन्फ्लेमेशन हुआ, जब वो ठक करके लेटा तो वेनस कंजेशन हो गया, तो वो ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, जब उठ के बैठा तो वेनस ड्रेनेज हो गया, और वो ही पुराना वाला छोटा ऑब्स्ट्रक्शन रह गया, तो नाक खुल गई। जब हम साइडवेज पे सोते हैं तो इंफीरियर टर्मिनेट, नोज क्या है, वार्मिंग इफेक्ट कर रही है ना, कोई चूल्हा तो नहीं लगाया बना अल्लाह मियां ने, किस तरह हो रही है, वार्म कैसा हो रहा है, ब्लड फ्लो से कर रहा होता है। retrograde flow के sphenopalatine arteries are coming from behind to anterior. Every time warm blood is coming, यानी कि inspired air जा रही है from anterior to posterior and blood आ रहा है from posterior to anterior. Every तो वो ले रही है अपनी वार्मनेस ले रही है। ठीक है, तो अब वो क्या कहते हैं कि जब हम लेटते हैं तो वेनस कंजेशन, जब हम लीव करते हैं तो वार्मिंग के लिए सर्दियों में एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है, तो इंफीरियर टर्मिनेट में क्या होते हैं, वेनस साइनोसाइड्स होते हैं, वेनस कूलिंग होके ब्लड वार्मिंग के लिए यूज होता है, साइनोसाइड्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि ना वो साइड जब नाक थोड़ा बहुत डेविएशन हो या नाक में बहुत इन्फेक्शन हो, तो जब कंपलसेटरी जो फिजियोलॉजिकल उसकी स्वेलिंग होती है इंफीरियर टर्मिनेट की, तो क्या होता है कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम यूं लेते हैं तो हार्ट से ऊपर होता है वो वेनस साइनस, तो वो ड्रेन हो जाता है, नीचे वाला बढ़ जाता है, तो नीचे की नाक बंद हो जाती, ऊपर की खुल जाती, चलो फिर सो जाते हैं। फिर या हम ये करते हैं, तो ये हमारा साइज क्या, और ये हार्ट लेवल यहाँ पर है, हम यूं सो रहे हैं तो ऊपर हो गया, तो ये क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है साइनोसाइड्स जो इंफीरियर टर्मिनेट में बने हुए, तो फिर खुल जाते हैं। ये सजदे वाला तो ये है कि सजदे में जब जाते हैं तो वेनस कंजेशन बढ़ गया ना, आपने यूं करके सर पे डाला तो ना नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो है ही इसमें, और बेंडिंग, हम आमतौर पे सवाल करते हैं ना कि सर में दर्द हो रहा है तो सर झुकाने से होता है या नीचे से कोई चीज़ लेके उठाना मुश्किल हो जाता है। जब साइनोसाइड वो कहते हैं नाक बह रही है, सर में दर्द है, ये है वो कर, तो क्या ये दर्द बढ़ता है, हम क्या देते हैं, कोई सिम्टम्स को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में क्या करते हैं, व्हेन इट स्टार्टेड, हाउ इट स्टार्टेड, यानी कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और फिर इसका वो नहीं, इसके क्या है, वो क्या है, इसके प्रोग्रेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, इंटरवेटिन है, फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, और फिर एसोसिएटेड। ये सारी चीजें डिस्क्राइब करना है एक सिम्टम को, कि नाक में अगर दर्द हुआ या नज़ला हुआ तो क्या हुआ था, कहीं चोट लगी थी या कोई एकदम इन्फेक्शन हुआ, बुखार चढ़ने के बाद नाक में इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्टेड होगा, एक्यूट हाउ इट स्टार्ट इन्फेक्शन होगा, हम गए थे, या कोई ऐसी चीज़ खा ली थी, गले में सोर थ्रोट तो आमतौर पे होता है ना, कोई चीज़ खा ली थी, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये हमें सारी चीज़ें बताएगा। एक्यूट है, ये एक्यूट ऑन क्रॉनिक है या क्रॉनिक है, ये हमारी ड्यूरेशन बताएगा ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं उससे। और ये कंटिन्यूअस है तो कोई पैथोलॉजी कंटिन्यूअस है, इंटरमीडिएट है, इसका मतलब है स्वेलिंग हो रही है, कम हो रही है, जैसा मैंने कहा ना पोजिशनल इफेक्ट आ जा रहा है, सीजन गर्मियों में नाक खुली रहती है, सर्दियों में ठस हो जाती है, तो वेजो डायलिटेशन होके हम एटमॉस्फेयर की एयर को वार्म करने की कोशिश करते हैं, तो हल्का सा इन्फेक्शन या डेविएशन इंसल्ट की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। एलर्जिक एडिमा होगा तो पूरा एडिमेटस होगा, जब सर्दियाँ आएंगी तो नाक बिल्कुल ठस हुई भी होगी, गर्मियों में ठीक हो जाएंगी, तो ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है बल्कि मैनेजमेंट है इसका इलाज। अगर प्रॉपरली आपने मैनेज किया इसको तो उसको रिजल्ट मिलेगा, सही है। तो हर टेढ़ी नाक को सेप्टोप्लास्टी नहीं होती कि नाक का ऑपरेशन करवा के आते हैं, सही है। तो हमें इसीलिए हम हिस्ट्री लेते हैं। अब ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपने ये टेलीज नेजल पैकिंग कॉन्सेप्ट बताया था, उस पे यूजर में क्या क्या किताबों में पढ़ो और ये सुन लो कि ये है टेलीज नेजल पैकिंग कॉन्सेप्ट, थ्योरी नहीं पढ़ा रही मैं।
आपने अभी इंटीरियर इंटीरियर नेजल पैकिंग बोला ना मैंने, इंटीरियर एंडोस्कोपी की नाक को अगर वो तो हमें कर बंद करना है, इससे इससे फॉरेन नेजल बॉडी पैक निकाल सकते हैं। नहीं फॉरेन बॉडी मैंने बताया ना कि अगर कोई नहीं जरूरत नहीं हो, हमें नजर आ रहा है कि थिन आउट है, हम इसको ग्रिप कर सकते हैं, नहीं वो बात नहीं होगी, कोई पेंसिल डाला वो डाला, वो भी ग्रिप नहीं होती है, ग्रिप करने का नहीं है, कोई लॉक नहीं है इसमें, वो क्रोकोडाइल में भी लॉक नहीं है, लॉक तो वो आर्टरी फोर्सेप में होता है। तो उसमें क्या है कि हम सिर्फ डायरेक्शन करके देख रहे हैं, अगर हमें पकड़ने आ रहा है कोई सीक्रेशन कोई स्कैब है तो वो निकल आता है, ठीक है। वरना फॉरेन बॉडी वगैरह इन फोर्सेपों से नहीं रोज से निकालते हैं कि वहाँ जाके वो स्लिप आउट की और ठीक है। सबसे इमरजेंसी क्या होती है, बटन सेल फॉरेन बॉडी कितने होते बटन हैं, वे खिलौनों में नहीं डलते, घड़ियों में नहीं डलते, छोटे वाले सेल हाँ। इसकी ये वाली साइड से निकालेंगे नहीं भाई सुनो, फॉरेन बॉडी है ना, अच्छा, वो- नाक में चढ़ा लेते हैं बच्चे, हाँ छर्रे जी, भी होते हैं। छर्रे भी होते हैं, वो तो राउंड होते हैं, वो तो बड़ा वो बकरी आते ही वो नीले पीले हरे सब नाक में कान में वो आँख में डाल के आ जाते हैं बच्चे, आँख भी फाड़ लेते हैं, वो फायरिंग वो पता नहीं पैसे मिलते हैं, वो हमने ईद आने वाली है। अभी ईद आने वाली है, फिर हमारे पास बढ़ जाएंगे फॉरेन बॉडी, आते हैं वाकई बढ़ जाते हैं। वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, नीले पीले हरे सब याद है हमें कैसे कर रहे होते हैं। तो ना सवाल ये पैदा तो बच्चे हैं, टॉडलर एज है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं ना, वो हर उनके दिमाग पे नहीं होता ना, और बड़े भी होते हैं ऐसे काट लेते कान काट लेते किस साइड से निकालेंगे? हाँ ये गंजे हुआ करके करते हैं। behind the foreign body बहुत छर्रे डालते थे भी बोल रहे कैसा है आप नहीं है ना, और ये जैसा ये ठीक है, जिसको हम वेस्ट ऑफ ये कंचना करके रहते हैं, हमारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है कि डैमेज, ये हमने कर लिया ठीक है, इंस्पेक्शन पल्पेशन कर लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन कर लिया ना, उसके बाद हमें पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करना है, पोस्टीरियर कोयना देखना है, मेरे पास पोस्टीरियर राइनोस्कोप बहुत खराब, ये एक इसमें स्टेप होता है, जैसा आइडियल मिरर होता है ना, स्ट्रेट होता है ठीक है, ये छोटा भी होता है, इसमें ये स्टेप होता है, किसी ने कुछ आइडियल बनाने के चक्कर में इसको खराब किया है ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है कि नेज़ोफेरिंक्स ऊपर है, तो हम कहते हैं मुंह खोलते हैं, बड़ा अच्छा मुंह खोले, हेडलाइट करनी चाहिए। हाँ, इसको गर्म नहीं करते हैं ना? नहीं, तो ये बता रही हूँ ना, मैंने कहा ना वीडियो पे, इसको वार्म करके इसको डीफ्रॉस्ट कर देते हैं ताकि ना कंडेंसेशन ऑफ एयर्स ना हो, ठीक है, तो उसको वार्म करते हैं, फिर हम इसको वार्म दिखाते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इसे कहते हैं मुँह खोले, जबान आ करें, जबान अंदर रख के आ करें, आ करके ये इसको ये दबा इसको ये इसको निकल ये करके हमने इसको नीचे ले जाते हैं। अब हमें ना ये यूबुलर नज़र आना, उसके पीछे करके पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स की तरफ जाते हैं, तो पोस्टीरियर कोयना भी नज़र आ जाता है, एडिनॉइड्स भी नज़र आ जाता है, एडिनॉइड्स कौन थे, रूफ और उसके जंक्शन में पोस्टीरियर वॉल के नेज़ोफेरिंक्स के, और लेटरली यानी कि हमने यूं करके जाना है। असल में क्या है कि ना बेस ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय नर्व सप्लाई या ब्लड नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या होती है, एक तो सेंसरी होती है और मोटर होती है, ठीक है। टंग की क्या सप्लाई है, मैंने कहा ना पढ़ो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ो, वरना कुछ फायदा और सेंसरी जो है वो इंटीरियर टू थर्ड फेशियल नर्व है, लिंगुअल नर्व ब्रांच है। अपनी बेवकूफ़ी बताने की ज़रूरत नहीं, सब बहुत गलत जा रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़ लिया करो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड जब वी आर डिवाइडिंग द टंग इनटू टू पार्ट, एंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 है, सर्कमलेट पैपिली एक लाइन नज़र आता है वी शेप का, वो होता है एंटीरियर 2/3 सेंसरी सप्लाई ऑक्यूलो टेम्पोरल, दिस इज़ अ 5 अब होता है। ऑल नर्व की मोटर सप्लाई हाइपोग्लॉसियल होता है, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व
इट इज़ अ ब्रांच ऑफ आर ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, एंटीरियर 1/3 हमारा 5 सप्लाई करता है, पोस्टीरियर 1/3 सेंसरी सप्लाई इज फ्रॉम द ग्लॉसोफेरिंजियल। जब भी हम टंग को कहते हैं आ करो, यानी जबान अंदर रखो, तो जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूमुला जब हम करते हैं, इसको दबाते हैं तो ये गैग नहीं करती है। ठीक है, अगर जबान बाहर निकाल के फिर करेंगे तो हम पोस्टीरियर 1/3 पे रखेंगे, वो पेशेंट गैग करने लगेगा। ठीक है, जब हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते हैं तो हम कहते हैं कि आ बोलो, से आ, जबान अंदर रखें, तो वो कहेगी आ, तो जस्ट नीचे यूमुला के करेंगे तो हम एंटीरियर 1/3 पे, एंटीरियर 2/3 पे ही रहेंगे, और उसमें गैग रिफ्लेक्स तो ग्लॉसोफेरिंजियल ही सेंसरी सप्लाई ले जाता है, वेगस से होता है ना, फेरिंजियल प्लेक्सस गैग रिफ्लेक्स करता है, तो हम उस तक नहीं जा रहे। एक ये बात होगी, हमने बड़ा सा मुंह इसका खुलवा लिया, हमने फिर इसको वार्म किया, फिर हमने इसको ये स्लाइड किया बिलो द यूवुला, यूवुला को भी टच नहीं कर रहे हैं, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को भी टच, अगर पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल को टच करेंगे तो गैग आएगा, इसलिए इसका साइज भी छोटा होता है। यूं करके हम पीछे जाके ये देख लेते हैं, एंटीरियरली देख लेते हैं, पोस्टीरियर कॉइना नजर आता है, सुपीरियरली हमें नजर आता है एडिनॉइड वगैरह, लेटरली हमें यूस्टिशियन ट्यूब नजर आता है। समझ आया? तो ये पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का नोज का एग्जामिनेशन में हमने इंस्पेक्शन किया, पैल्पेशन किया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन किया, फिर एंटीरियर राइनोस्कोपी किया, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंस ट्राइजेमिनल पूरी सेंसरी सप्लाई है, फेशियल मसल फेशियल सप्लाई है। ठीक है, तो हम आमतौर पे क्या है कि सेंसरी सप्लाई, आई मूवमेंट भी हम देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती हैं, 2, 3, 4 अगर हम ये, 3, 4, 6 ठीक है, ये देखिए, ये देखें, ये उंगली पे उंगली को देखिएगा। ठीक है, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ही जाइए, ये ठीक है, ये हम एच बनाते हैं। ठीक है, आई की मूवमेंट सही है, कोई आई में ऐसा कुछ वो नहीं है। फिर हम ना ट्राइजेमिनल की सप्लाई अगर हम देखना चाहते हैं तो कहते हैं आँख बंद करें, कॉर्नियल रिफ्लेक्स एक हम पहले फेस का देख लेते हैं, आँख बंद करें और जहाँ आपको टच हो उंगली लगा के बताइएगा। ठीक है, आँख बंद करें और जब कहाँ जहाँ टच हो रहा है ना वहाँ बताइएगा। आँख बंद करें, कहाँ लग रहा है, उंगली लगाएं, कहाँ लगाएं, कुछ महसूस हुआ आपको? महसूस हुआ? महसूस नहीं हो रहा? अब हुआ? हाँ, ऐसा ही हम हल्का कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ, किस तरफ हुआ? इस तरफ, ये सब सारे एरियाज, फिर ये मेंटल नर्व होती है, फिर और वो नर्व की ब्रांच इंफ्राऑर्बिटल ऑफ द ट्राइजेमिनल। ठीक है, जब तक आप लोग नर्व सप्लाई वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे कोई चीज़ फायदा नहीं। मैं खुद समझ रही हूँ, मैं खुद मेरा रिवीजन हो रही है, ये मैं पढ़ रही हूँ। नहीं ना, हमें समझ आ ना जाएगा, रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पोस्टीरियर राइनोस्कोप कहते हैं इसको, इसमें आप इसको आइडियल मिरर कहते हैं। आइडियल मिरर लैंस देखने के लिए जब शोट कराएंगे तो वो बता देंगे किस तरह का। फिर उसके बाद एडेनॉइड मेरी भाई सुपीरियर, लैटरल एक्सटेंशन और पोस्टीरियर कॉइना, एंटीरियर और इसमें क्या करते हैं जब हम मुंह खुलवाते हैं ना, आ करें तो क्या करते हैं कि पोस्टीरियर कॉइना नहीं होगा, परेशान करते हैं ना, पूरा हार्ट रेट देखिए इधर ये दांतों को पूरा वो करते हैं, कोई इसलिए कि फ्लोर बना रहे हैं ना नोज का, हार्ट रेट कोई बल्ज तो नहीं है, हार्ट रेट पूरा मुंह खुलवा के हमने हार्ट रेट देखना है बिफोर पोस्टीरियर, और दांत तो कोई केरीज नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है, पस तो नहीं पड़ गया, साइनोसाइटिस बिकॉज ऑफ द डेंटल केरीज भी हो जाता है अपर एल्विलर मार्जिन के जो होते हैं। मैम एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि जब हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी देख रहे होते हैं तो हम उसके अंदर कॉइना, एडेनॉइड्स और स्टेशन ट्यूब देखते हैं। स्टेशन ट्यूब लेटरल साइड पे देखते हैं, एडेनॉइड्स कहाँ पे देखते हैं? बताया था ना एडेनॉइड कहाँ होते हैं, एडेनॉइड को बिल्कुल नहीं पता। हाँ, लेकिन यही वजह है सुपीरियरली भी हो रहा था। सुपीरियर और पोस्टीरियर जंक्शन पे एडेनॉइड है हाँ, ना, बस यही। तो आपने जब ये करके यही तो कह रहे हैं कि लिखो नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो, सब चीज़ लिखी हुई है,
किताबों में। अच्छा। यूं करके यहाँ जाएंगे, हमने यूविला के नीचे से दिया, यूं एंटीरियरली देखा तो पोस्टीरियर कॉइना नजर आ गया, थोड़ा सा लोअर डाउन दिया तो रूफ और पोस्टीरियर आ गया, ये लेटरली किया तो लेटरल वेजिटेशन ट्यूब यहाँ है, ये है। समझ गया। अच्छा, ये है। इसके बाद हमारा नेक एग्जामिनेशन, हर नोज के एग्जामिनेशन के साथ होगा होता है। हाँ, मतलब अगर हम बोले कि नेक नोज एग्जामिन करो तो पूरी ये चीज़ें प्रोटोकॉल है ना, ये पूरा कि इसको करा, आई मूवमेंट देखी का, वो देखा, पूरा हार्ट प्लेट देखा। हाँ, ये लंबा काम है। तो मैम ये प्रोटोकॉल जो है नोज के साथ नेक को एग्जाम करना मतलब इंटरनेशनली, सियासी तौर पे, गैर सियासी तौर पे, हर तरह से। असल सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नई शेरवानी है जो पहनने नहीं मिल रही है, हर नोज की कोई पैथोलॉजी हो, कुछ हो तो अगर नेज़ोफेरिंक्स में कोई ग्रोथ हो तो नेक नोड आ जाते हैं। हमें ग्रोथ मालूम करने के लिए लिम्फ नोड को पैल्पेट करना जरूरी है। नेक फ्री ऑफ पैथोलॉजी है कि नहीं, फर्स्ट ड्रेनेज ही नेक है। हाँ, लिम्फ नोड। तो हम क्या करते हैं, नेक का एग्जामिनेशन करते हैं, तो थोड़ा सा मैं खोलूँ ना, आपके बच्चे सही है, हम पीछे खड़े होते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेक स्टेप पूरा ये एक्सपोज करते हैं, ये ठीक है, ये नज़र आ गया। इसके बाद फिर क्या है, सर को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं। लिम्फ नोड कहाँ होते हैं, बिलो द स्किन, ठीक है, जैसा आप लोग मेडिसिन में करते हैं, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया तो नीज को फ्लेक्स करते हैं टू रिलैक्स द इंटीरियर वॉल। तो इट फैसिलिटेट द इजी, क्या होता है कि ना बिलो दैट स्किन लेयर के हम विसरा को पेल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टाइट कर दें, उसको स्टिफ कर दें तो बिलो द स्किन हमारा पेल्पेशन नहीं आता कोई। हाँ, इसी तरह से हम क्या करते हैं, पहले यूं करके नेक को यहाँ करके देखते हैं, इसको टाइट करके देखते हैं। अगर कोई स्वेलिंग बहुत प्रोमिनेंट हो गई है तो इसका मतलब है ये स्किन की स्वेलिंग है, कोई फ्रंकल है, कोई एब्सिस है, कोई सेबेशियस ग्लैंड है, कोई सिस्ट है, ठीक है। तो अब हमें नेक नोड्स है, नेक नोड्स बिलो द स्किन है, तो हमने पीछे जाके खड़े होते हैं, सर को यहाँ फ्लेक्स करते हैं, दिस पॉइंट इज सबमेंटल नेक, हमने यहाँ फील किया, फिर इसको इस तरफ वन बाय इसको यहाँ फील किया, यहाँ पर सबमेंडिबुलर आ गया, ठीक है, ये प्री ऑरिक्यूलर आ गया, ये पोस्ट ऑरिक्यूलर आ गया, ये ऑक्सीपिटल, ये सुपरफिशियल वो क्या सर्वाइकल आ गया, यहाँ से पूरी हाथ जाके ये पेल्पेट कर रहे हैं। फिर हमने भी बनाया, सी शेप बनाते हैं, ठीक है। स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड कहाँ होते हैं, अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड इंटरनल जुगुलर वेन कहते हो। जुगलोडाइगैस्ट्रिक जो होता है अपर पार्ट ऑफ द जुगुलर रहता है, ओमोहायड के जो होते हैं मिडिल पार्ट होता है, और वो सुप्राक्लेविकुलर जो होते हैं लोअर पार्ट होते हैं। तो अब इसको जब हम फ्लेक्स करते हैं तो कैरोटिड शीट कहाँ होती है, एनाटॉमी पढ़ेंगे नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। कैरोटिड शीट कहाँ होती है, पैराफ्रेंजियल स्पेस में होती है। और क्या है कि ये गार्ड मसल क्या है, स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, इंसर्जन होता है, वो क्या कहते हैं मेस्टोइड प्रोसेस से स्टर्नम एंड क्लेविकुलर। तो ये दिस इज अ गार्ड मसल। कहते थे हमारे कमाल साहब, हमारी रात जाया करते थे सिविल में कि ना हीरोइनची गला काट के आ जाते थे, ना मरते थे, ना हमें सोने देते थे। वो हम स्टेज ये जो है ना, हम कहते थे कि हीरोइन जी को हम सिखा दें कि गला कैसे काटा जाता, तो फिर सुकून रहेगा कि मर के ही आएंगे। दिस एक्ट एज अ गार्ड मसल, ठीक है, दैट कवर्स द कैरोटिड शीट। तो जब ये हाथ से कोई सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं, हम भी करते हैं, जब कट लगाते हैं तो जब मसल ही कट करने के बाद उनके हाथ पैर छूट जाते हैं, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो शेरिक तक नहीं पहुंच सकते। बच भी नहीं थे तो बच ही जाते हैं। लेकिन हमारा टाइम जाया करते हैं कि हम उठ के उसको दर्जी की तरह रिपेयर कर रहे हैं लेयर बाई। तो ये है कि आपने यूँ किया, फिर ये हम इसको ये सी शेप बना के इसको फील करते हैं
कि ना डीप लिम्फ नोड तो नहीं है, यूं करके, ठीक है। फिर हमने इस तरफ टर्न किया, रिफ्लेक्स किया, ये किया, फील किया, यहाँ फील किया, यहाँ ये हाथ डालने के बाद इसको ये सी शेप बना के यहाँ देख लिया कोई लिम्फ। फिर सुप्रा क्लेविकुलर पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है ना, स्टेनोक्लेविकुलर ट्रायंगल, और फिर हम श्रग करते हैं कि एक्सेसरी नफल, कांधे ऊपर कीजिए, कांधे उचका कुछ समझ आए, तो ये इसमें स्ट्रॉन्गनेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये नेक हमने देख लिया कि नेक भी क्लियर है, नोज हमने पूरा कर लिया। अब जो फहीम साहब ने दिया है उसको अच्छी तरह पढ़े, तो फिर याद रहे, फिर आके किसी भी पेशेंट को पकड़ के आप एग्जामिनेशन करेंगे तो यू फील रियली गुड कि आपको हासिल होगा, वरना क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। समझ आया? यस मैम, ओके सही है। टाइम हो गया हमारी क्लासेस खुद और अटेंडेंस लगा